अब अपन लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब हमने डायमेंशंस निकालना सीख लिया, पूरा डायमेंशन एनालिसिस सीख लिया हमने, कैसे निकालते हैं या फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, मतलब ये चीजें सीख ली। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन, मतलब ये यूज कहाँ होती है, आखिर क्वेश्चंस में कैसे यूज होती है और क्यों यूज होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस टॉपिक में यूज आएगा, मतलब इसकी एप्लीकेशन आप पढ़ोगे ना, डायमेंशन एनालिसिस की जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ोगे उसमें यूज आने वाला है। क्या होता है बात करते हैं इसकी। ठीक है तो मैं इसे आप बाद में देखिएगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अगर कहूं आपसे कि आप बैट में बॉल को जोड़ दीजिए, मतलब बैट को, मतलब बॉल को बैट में मिला दीजिए। मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, अलग ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते आखिर वो है क्या, अगर आप मिला लेंगे तो। पर वैसे हम मिला भी नहीं सकते इन्हें। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे, आप इस पेन को इस पेपर में मिला दीजिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल मिक्स कर दीजिए, प्लस कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इसमें मिक्स ही नहीं हो सकता। मतलब अगर दो क्वांटिटीज अलग अलग हुई तो हम उन्हें ऐड भी नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते। अगर करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो अनडिफाइन होगा, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है। ठीक है अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक आप सिर्फ सेम क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप अलग अलग क्वांटिटी को मतलब सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं कर सकते, मतलब सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं कर सकते। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब थोड़ा जेन्युइन एग्जांपल लेंगे, वो तो आपको समझाने के लिए था। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर है हमारी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए एक्स, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा जो ए एक्स होगा वो बी स्क्वायर और सी के बराबर होगा। मतलब इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी। ठीक है, डायमेंशंस आर इक्वल इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी तो इनकी यूनिट भी इक्वल होगी। मतलब अगर ये दोनों ऐड हो पा रहे हैं, अब देखो एक ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि ये दोनों ऐड हो पा रहे हैं जब ये एक नया कांस्टेंट मिल रहा है हमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होंगी, क्योंकि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड। ठीक है ये सेम क्वांटिटीज होंगी और जो इक्वल में होगा वो भी इनके सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इक्वल टू सी देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी। ठीक है, हमें दे रखा है x यहाँ पे डिस्टेंस है और t यहाँ पे टाइम है। अब देखो इक्वेशन क्या दिया है हमें, x प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इक्वल टू सी। x हमें डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो ये तीनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल होगा इसके जब ये ऐड हो पा रहे हैं, और ये इक्वल होगा इसके जब ये दोनों ऐड हो पा रहे हैं, और ये तीनों भी इक्वल होंगे किसके, सी के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब डायमेंशंस ऑफ, इसे लिख सकते हैं हम डायमेंशंस ऑफ, और इनकी यूनिट भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू ए टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी के डायमेंशन फाइंड करने, ए बी और सी के। अब देखो इसमें हमें x नोन है और t नोन है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम ताकि हमारा a निकल जाए। मतलब इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू ए टी। ठीक है, x का हमें डायमेंशन पता है, x डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा, इक्वल टू a का हमें पता नहीं, t टाइम है तो इसका डायमेंशन t हो जाएगा। ठीक है, तो a का आपका डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा, ये t अपॉन में आएगा तो l t माइनस वन।
ऐसे करेंगे इन्हें, ठीक है। ए का डायमेंशन निकाल लिया, अब बात करते हैं बी के डायमेंशन की। अब बी टी स्क्वायर को भी आप एक्स के इक्वल रख सकते हैं, रख के देखते हैं। बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और बी हमें पता करना है, तो बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। एक्स का डायमेंशन होता है, एक्स हमारी डिस्टेंस है, तो एक्स का डायमेंशन एल अपॉन टी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन टी, और स्क्वायर लग रहा है तो टी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा एल टी माइनस टू, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, तो सी हमारा डायरेक्टली देख पा रहे हैं हम एक्स के बराबर है, मतलब सी जो है डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू एक्स, तो c इक्वल टू एल, एक्स का डायमेंशन एल हो जाता है, तो इसका डायमेंशन एल हो गया। अब हमने a की वैल्यू मतलब a का डायमेंशन निकाल लिया, b का डायमेंशन भी निकाल लिया, c का डायमेंशन भी निकाल लिया। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू ए टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर इक्वल टू सी, ऐसे करके लिख लिया हमने। तो यहाँ से ये पहले इसको पुट कर देंगे हम, मतलब हमें कुल मिला के ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पुट करके देखेंगे। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ए का डायमेंशन ए इक्वल टू एल टी माइनस वन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारी सारी एप्लीकेशंस में यूज होने वाला है, कैसे वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन का ओवरव्यू ले लीजिए, बाकी हम इसे डीप में बात करने वाले हैं, एकदम खोलेंगे इन सब एप्लीकेशंस को, आखिर है क्या क्या है ना। अभी आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारी कि हम कोई भी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा था। देखो अननोन क्वांटिटी क्या थी हमारे यहाँ पे, ए थी, बी थी, सी थी। हमने अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर दी, ठीक है। अब उस डायमेंशन से आप यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको अगर ए का फॉर्मूला गिवन हो, आप उस फॉर्मूले को देख के भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो हमारी पहली एप्लीकेशन यही कहती है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मतलब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं जिस यूनिट में आपको वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। आप कोई भी फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान लो आपको फॉर्मूला पता हो, जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब यहां से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा, तो आप वहां से उसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनकी यूनिट देखकर भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर और भी कोई कांस्टेंट हो तो, ठीक है। ये भी हम डीप में पढ़ने वाले हैं। तीसरी एप्लीकेशन है हमारी कि हम एक सिस्टम मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू सिस्टम में, ठीक है। ये भी हम डीप में पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे फोर्स, अगर मैं आपसे कहूं 1 न्यूटन को आप डायन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 न्यूटन को आप डायन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। वैसे आपको रिलेशन पता हो तो बढ़िया बात है, वरना हम इसे बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। फ्रॉम वन सिस्टम फिजिकल टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम, यूनिट का सिस्टम है, टू अदर मतलब न्यू सिस्टम, ठीक है। और तीसरी एप्लीकेशन है हमारी टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन एक तरीके से आप फॉर्मूला मान के चलिए, ठीक है। आप किसी भी फॉर्मूला की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। और तीसरी चीज आप इसमें फाइंड कर सकते हैं कोई भी न्यू रिलेशन, बोले तो फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी फॉर्मूला को आप बना सकते हैं अपनी तरफ से, अगर आपको उसका डायमेंशन पता हो तो, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपनी पहली एप्लीकेशन की तरफ। तो हाँ जी, पहली एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ी थी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें पता नहीं है उसकी डायमेंशन से देख के यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए वर्क, वर्क का हमें फॉर्मूला पता है या फिर इसकी डायमेंशन पता है, तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। पहले तो हम फॉर्मूले से निकालना सीखते हैं, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको भी और खोल के सबसे पहले इनको खोलना पड़ता है हमें, ठीक है। मतलब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें जितना बेसिक में आप तोड़ सकते हो उतना बेसिक में तोड़िए। आपको मैं रामबाण इलाज दे रहा हूँ इसका, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी डिराइव्ड
क्वांटिटी को अगर आपको उसका डायमेंशन या फिर यूनिट निकालनी है तो सबसे पहले उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़िए। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी बेसिक क्वांटिटीज एकदम, जैसे लेंथ मास हो गया, ऐसे है ना। तो वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आपको गिवन होगा। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन को भी आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसे भी आप और बेसिक क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिखते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और एक टाइम आपका पहले से ही है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका एक पहले से ही है तो यहां मैं मल्टीप्लाई करके लिखने की जगह इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट हमें पता है क्या होती है, केजी। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है उसकी एसआई यूनिट हमें पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट हमें पता है मीटर होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। अब इसकी एसआई यूनिट वर्क की क्या निकल के आ गई हमारी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता होने से ही हमने इसकी यूनिट निकाल दी। अब हम बात करते हैं अगर हमें वर्क का डायमेंशन पता है तो कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट। वर्क का डायमेंशन हमें पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, ठीक है। अब देखो m किसका डायमेंशन होता है हमारा, मास का, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, केजी, ठीक है। लेंथ l किसका डायमेंशन होता है, लेंथ का, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसका स्क्वायर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। t किसका डायमेंशन है, टाइम का, तो टाइम की पावर क्या दे रखी है, माइनस टू, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पे केजी मीटर पर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरह से सेम आ रही है। मतलब या तो आपको फॉर्मूला पता हो या फिर आपको डायमेंशन पता हो, आप उसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। पहली एप्लीकेशन क्लियर है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से उठाता चल रहा हूं मैं और क्वेश्चन भी क्लियर करता चल रहा हूं आपको, ठीक है। और इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपका ये पूरा टॉपिक जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, फाइंड द यूनिट ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी जो कि हमें अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी हमें यूनिट फाइंड करनी है। और हमें इक्वेशन दे रखी है एफ ए प्लस पी बी इक्वल टू एक्स, जहां पे एफ हमें फोर्स दे रखा है, पी हमें मोमेंटम और एक्स हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा था, याद करिए कि कोई भी दो क्वांटिटीज जब ऐड हो सकती हैं जब वो दोनों सेम हो। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा और जो इक्वल टू में होता है वो भी इनके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब डायमेंशंस ऑफ, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ एफ ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा एफ ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू एक्स। फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा, याद नहीं है तो इन्हें याद कर लीजिए, एम एल टी -2, ठीक है। ए का हमें निकालना है तो ए वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके इक्वल में पी बी करूंगा तो ए हमारी अननोन क्वांटिटी है और बी भी हमारी अननोन क्वांटिटी है, तो दो अननोन क्वांटिटी रह जाएंगी इक्वेशन में, तो हम वहां से निकाल नहीं पाएंगे, निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके इक्वल में एफ ए के इक्वल में एक्स को रख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि एक्स हमें नोन क्वांटिटी है, एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन आपने पढ़ा होगा इक्वल टू एक्स, इट इम्प्लाइज दैट एम एल टी -2 अपॉन एक्स इक्वल टू, मतलब इंटू ए इक्वल टू एक्स। एक्स का डायमेंशन आपने पढ़ा होगा एल होता है, तो इसे काट के हम डायमेंशन लिख देते हैं इसका एल, एक्स क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप अगर ए का निकालने जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू m-1 और एल से एल कट जाएगा और टी स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे ए का डायमेंशन निकाल पाए। अब हम बात करें हमारे दूसरे बी की डायमेंशन की, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पी बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट पी जो कि हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम को हम मास इंटू
नहीं, ये तो फोर्स का हो गया। मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक। और मास इनटू वेलोसिटी इनटू बी इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होता है हमारा, एम। वेलोसिटी क्या क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, एम एल टी माइनस वन। हमें बी का डायमेंशन निकालना है और इक्वल में एक्स है। एक्स का डायमेंशन डिस्टेंस बोले तो लेंथ एल, एल इसका डायमेंशन है, एक्स का है ना। तो हम यहाँ से बी का डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे, एल से एल कट जाएगा और एम इधर जाएगा, तो एम की पावर माइनस वन और टी की पावर वन, ठीक है। ये हमारा बी का डायमेंशन निकल के आ गया। तो आपने पहली एप्लीकेशन से ये जाना कि आप किसी भी अननोन क्वांटिटी की, अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि हमारा कि हम किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालें। देख लीजिए, मानो आपको ये गिवन है, अभी हम पहले बात करते हैं अगर आपको वैल्यू गिवन है तो कैसे निकालते हैं। एच की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप आगे पढ़ोगे, ध्यान मत दो इस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले आप किस किस पे ध्यान दोगे, यूनिट पे। यूनिट पे सबसे पहले आपकी नजर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, जूल सेकंड। जूल हमारी किसकी यूनिट होती है, जूल सुनते ही आपके मन में हमेशा एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड सुनते ही आपके मन में सबसे पहले टाइम आना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, हमें रटा हुआ है। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, ठीक है। अब इन ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर, जूल सेकंड को हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और उसके मल्टीप्लाई में टी, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी और मल्टीप्लाई होके माइनस टू प्लस वन, बोले तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। तो हमने उसकी यूनिट देखते ही सीधे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की कैसे निकालेंगे। अब देखो, ये हमें क्या गिवन है, दूसरा पेन लेता हूँ। ये हमें गिवन है न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। न्यूटन देखते ही आपके मन में हमेशा फोर्स आना चाहिए, केजी मास की और मीटर लेंथ की, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फोर्स एक ही बार है, न्यूटन एक ही बार है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और लेंथ यहाँ पे दो बार, मतलब लेंथ का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और मास भी यहाँ पे मास की पावर माइनस टू है, मतलब एम की पावर माइनस टू, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, एम की पावर वन माइनस टू, मतलब कि एम की पावर माइनस वन, ठीक है। एल की पावर, यहाँ पे एल की पावर वन, एल की पावर टू, मतलब एल क्यूब, टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ये इसका डायमेंशन यहाँ पे निकल के आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। आपने उसकी वैल्यू देखते ही बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला देख के कैसे पता करते हैं। अब देखो, आपको एक फिजिकल कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट गिवन है। आपको उसकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, डायमेंशन निकालनी है। और आपको ये बता रखा है इसमें, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का अपना एक अलग ही मतलब है, उन पे आप ध्यान मत दीजिए। और फॉर्मूले क्वेश्चन में फॉर्मूला भी गिवन है आपको कि C इक्वल टू वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला गिवन है, आपको सीधे सीधे बोल दिया गया, आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे ध्यान मत दीजिए, उनका एक अलग ही अपना मीनिंग है खुद का, ठीक है। अब आपको कैसे भी करके ये टर्म लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारा रूट लग रहा है और यहाँ पे अगर आप रूट का स्क्वायर कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एस क्यू बी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये वाली टर्म आपकी आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब यहाँ पे इक्वल में क्या है, सी स्क्वायर। तो इसका मतलब सी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगा वही हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होता है, एल टी माइनस वन।
अब उसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वही इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इतनी आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो मतलब इनकी एप्लीकेशन इतनी आसान आसान है। बस थोड़ी लेंथी है, उसके बारे में आप थोड़ा मतलब पैनिक मत होना। बाकी क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लग रहे होंगे, आसान, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अब मूव करते हैं हम अपने थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। अब जानिए थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। थर्ड एप्लीकेशन हमारी कहती है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। तो थर्ड एप्लीकेशन कहती है कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल गिवन है कि 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो। ये न्यूटन हमारी एसआई यूनिट है फोर्स की। ठीक है, और एसआई यूनिट बोले तो एम के एस यूनिट है, और डायन हमारी कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एम के एस यूनिट है, तो अब हम 1 न्यूटन को लिख क्या सकते हैं, एम के एस है तो इसका फॉर्मूला पहले, सबसे पहले आपको ये देखते ही सबसे पहले हमें दिख रहा है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स लिख लीजिए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको एम के एस सिस्टम में बनाइए, आप कैसे लिखेंगे, मतलब ऐसा ही दे रखा है, आप एम के एस में कैसे लिखेंगे, तो 1 और मीटर एम का क्या हो जाएगा, केजी, मास का केजी, एल हमारा 1 है, एल की पावर 1 है, तो एल हमारा एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब इसकी ऐसा यूनिट मीटर, अपॉन टाइम, टाइम का स्क्वायर है हमारा नीचे जाके, है ना, तो मतलब सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया एम के सिस्टम में। अब इसको आपको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे हम 1 न्यूटन भी कहते हैं, इसे न्यूटन का नाम दे दिया ताकि हमें बार बार केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना बोलना पड़े। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको सीजे सिस्टम में, मतलब कि केजी की जगह ग्राम आना चाहिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड ही रहेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले आप केजी को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, अपॉन में सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसा ही। अब देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही आप डायन कहते हो। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही आप डायन कहते हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डायन। मतलब हमें यहाँ से साफ पता चल गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 टू द पावर 5 डायंस। ठीक है, इतने होते हैं, ये आप रिलेशन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड है वैसे। ठीक है, तो एक और बार आप डायरेक्ट मेथड देख लीजिए, ताकि आप इसमें थोड़ा खिचड़ी सी पका दी थी मैंने बताते टाइम। अब देखिए जूल हमारी किसकी यूनिट है, सबसे पहले देखते हैं ना, एनर्जी की यूनिट है, ऐसा यूनिट है एनर्जी की। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पहला स्टेप हमारा हो गया डायमेंशन निकालना, यूनिट देख के सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी समझो, फिर उसका डायमेंशन निकालो। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना है हमें, सीजीएस सिस्टम में। अर्ग हमारा सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं जूल को। ठीक है, मतलब एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में अर्ग बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको देख के इसकी एमकेएस सिस्टम बनाइए, एमकेएस यूनिट क्या होगी इसकी, मतलब डायमेंशन को देख के, तो 1 सबसे पहले 1 लगाएंगे, और एम मास की जगह केजी आ जाएगा, एल लेंथ की जगह मीटर आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और टाइम की जगह सेकंड आ जाएगा, तो अपॉन में सेकंड की पावर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग में, सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए इसको बिल्कुल सीजीएस में कर लीजिए। 1 केजी को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं आप, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1000 ये हो जाएगा हमारा, और ये 100 का स्क्वायर है तो मतलब 10 टू द पावर 4 हो जाएगी। 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारा क्या निकल जाएगा, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही हम बोल देते हैं अर्ग्स। ठीक है, हमें बार बार ये ना बोलना पड़े ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम इसे अर्ग बोल देते हैं।
तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से साफ साफ कि 1 जूल हमारा किसके बराबर है, 10⁻7 अर्ग के। और यहाँ पे हमारा क्या पता चला था हमें कि 1 न्यूटन हमारे किसके बराबर है, 10⁵ डाइन के। और एक चीज ये कि आपको, ठीक है, आपको इन दोनों फॉर्मूले पे एकदम गांठ बांध लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन और 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन, अब देखो ये मैंने जो आपको दोनों बताई डायरेक्ट मेथड थे आपके, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको 1 नंबर में पूछा जाए तो आप इस मेथड को करके आएंगे, और आपसे अगर 3 नंबर में पूछा जाए या फिर आपको बोल दिया जाए बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट करो 1 जूल को अर्ग में, तो ये आपको करीब 3 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे छोटा नहीं आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। अब देखो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले जूल किसकी यूनिट है, हमारी एनर्जी की। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर लीजिए किससे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से। ठीक है, जो मैं स्टेप्स बताता चल रहा हूँ आपको याद रखने वो स्टेप्स। ठीक है, अपने नोट्स में इन्हें डाल लीजिएगा। ऑन कंपेयर करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, a 1 के बराबर, b 2 के बराबर, c -2 के बराबर। ये देखिए c -2 के बराबर, b 2 के बराबर, a 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, हमको कन्वर्ट करना है 1 जूल जो कि हमारा MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम से हमें जाना है किसमें, अर्ग, जो कि एक CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में जाना है। ठीक है, मतलब MKS से CGS में जाना है हमें। ठीक है, तो टेबल बना लीजिएगा। यहाँ पे M1 L1 T1, यहाँ पे M2 L2 और यहाँ पे T2। ठीक है, M1 हमें कितना गिवन है, देखिए ये निकालने का तरीका आप देखिए। सबसे पहले इसकी SI यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, M जो कि मास है kg, L जो कि लेंथ है मीटर स्क्वायर, T जो कि टाइम है सेकंड की पावर -2। अब देखो M1 किस से कन्वर्ट करना है हमें, kg से। ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब CGS में कन्वर्ट करना है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और इसे सेकंड का सेकंड में ही रहने देना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमें MKS से CGS में करना है। इसका मतलब kg को ग्राम में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड रहने देना है। ठीक है, तो M1 हमें कितना गिवन है, 1 kg। ठीक है, L1 कितना गिवन है, 1 L1 गिवन है 1 मीटर। T1 कितना गिवन है, 1 सेकंड। M2 कितना गिवन है, 1 ग्राम। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये मान के चलिए आप, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, L2 कितना गिवन है हमें, 1 सेंटीमीटर। T2 कितना गिवन है, 1 सेकंड। टेबल बन चुकी है आपकी। ठीक है, इसे चाहे तो बॉक्स में भी बना। हमें इस मतलब इस एप्लीकेशन में हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी अगर फिक्स है Q इक्वल टू 1 kg, 1 kg आपका फिक्स है, आप इसे 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, इसे हम N1 बोलेंगे, और हमारी यूनिट है पहली यूनिट, इसे हम U1 बोलेंगे। ये हमेशा बराबर होगा N2 और ये हमारी दूसरी यूनिट U2 के। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हमेशा याद रखिएगा इसे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अगर कोई क्वांटिटी फिक्स है तो मतलब हम 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ये हमें ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं N1, वी नो दैट N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अब देखो हमें N1 पता है 1 जूल, मतलब N1 U1 पता है 1 जूल, इसमें N1 हमारा 1 है, 1 जूल इक्वल टू N2 हमें पता करना है, और U2 हमें अर्ग पता है। मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितने 1 मतलब कितने बोले तो N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, वो हमें पता करना है। ठीक है,
अब करेंगे कैसे हम, यहाँ पे n2 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में देखिए n2 इक्वल टू n1 u1 और अपॉन में u2 आ जाएगा, u2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसे। ठीक, अब n2 हमें पता करना है, n1 हमें पता है 1 है, ये देखिए ये रहा n1 1 है, u1 अब देखो इसे लिखते कैसे हैं, m1 अपॉन m2 की पावर a, u1 अपॉन u2 है ना, तो इसकी पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, ऐसे लिखते हैं इसे हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अब n2 की वैल्यू हम निकालेंगे 1, m1 क्या दे रखा है हमें 1 kg, m2 क्या दे रखा है 1 ग्राम अपॉन में, है ना। a हमें क्या दे रखा है, a हमने निकाला था 1 आया था, ठीक है। l1 क्या दे रखा है 1 मीटर, l2 क्या दे रखा है, l2 हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, b क्या निकाला था हमने ये, ठीक है, और t1 क्या दे रखा है 1 सेकंड, ठीक है, और अपॉन में t2 क्या दे रखा है 1 सेकंड, और c हमें क्या निकाला था -2, ठीक है। अब यहां से हमें कन्वर्ट करना है केजी इसको ग्राम में, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए केजी को ग्राम में, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा 1 kg इक्वल टू अपॉन 1 ग्राम पहले से ही है, इसकी पावर 1 मतलब वही रहेगा, है ना। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर, सेकंड वैसे ही रहने देना है, तो यहाँ से हम काट देंगे इसे, तो मतलब यहाँ पे 1 आएगा, और 1 की पावर -2 1 ही रहता है, मतलब 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। n2 हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1000 इंटू 1 2 और इसका स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 2 3 4, मतलब हमारा क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब देखिए रिलेशन आप याद करिए क्या करा था आपने, कि हमें 1 जूल में निकालना था कितने अर्ग्स होते हैं, 1 जूल में इक्वल टू n2 अर्ग्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि n2 हमें निकालना था, है ना, n2 अर्ग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा n1 गिवन है हमें, और ये हमारा u1 गिवन है, और ये हमें n2 निकालना था, जो कि हमारा क्या निकल के आया 10 टू द पावर 7, और ये हमारा u2 है। इसका मतलब 1 जूल में n2 हमने निकाल लिया, कितने 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होते हैं। अब देखिए ये आपने डायरेक्ट मेथड से करा था, अगर आपको 5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसे पूरे इतना बड़ा मतलब सॉल्व करके दिखा के आएंगे, ठीक है। ये इसके नीचे ही लिखना है, मतलब ये पार्ट कमी थी थोड़ी, मैंने इसलिए इसकी जगह यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, इतना बड़ा लेंथी मेथड आपको करके आना पड़ेगा अगर आपको 5 या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो देखिए अभी तक हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस की, अब हम बात करने वाले हैं हमारी 4th एप्लीकेशन की। ये हमें 4th एप्लीकेशन बताती है कि कोई भी फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। कैसे, ये देखिए डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए आप एक बार, कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन बोले तो मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला, ठीक, मतलब हम इस 4th एप्लीकेशन की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको एक एग्जांपल गिवन है, एक रिलेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले, नहीं पढ़ा तो आप इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं फिर से, ठीक है। देखिए आपको अगर ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला आखिर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये पढ़ा था कि इसकी जो 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, अगर कोई 2 क्वांटिटीज, तो उनकी डायमेंशंस और यूनिट्स इक्वल होंगी, ठीक है, मतलब इन दोनों की डायमेंशन इक्वल होने वाली है, ठीक है। और जो इक्वल टू में होता है उसकी भी डायमेंशन इक्वल होती है उसके, मतलब एस की डायमेंशन, या हम लिखें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक, डायमेंशंस ऑफ s इज इक्वल टू ut इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते टाइम अगर आपको कोई फिजिकल कांस्टेंट गिवन है, ठीक है,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर कोई गिवन है, मतलब कोई नंबर गिवन है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कोई नंबर गिवन है, तो आप उसे डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला आपकी मतलब डायमेंशनल एनालिसिस आपकी किसी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता, तो इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एस का डायमेंशन क्या होता है। एस एक टाइप से हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है। ठीक है, और यू का डायमेंशन क्या होता है। यू एक टाइप से इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और साथ में टी लग जाएगा। ठीक है, टी का तो टी माइनस वन से टी हमारा कैंसिल होके एल बच जाएगा बस। ठीक है, और ये हमारा ए टी स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। ठीक, एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर से टी माइनस टू कट जाएगा, एल बच जाएगा। मतलब इसका डायमेंशन, एस का डायमेंशन यू टी के डायमेंशन के बराबर है और ए टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है। मतलब इन तीनों के डायमेंशंस आपस में सिमिलर है, मतलब सेम है। ठीक है, अगर इन तीनों के डायमेंशन आपस में सेम है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो हेंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये चीज हमने जानी। अब एक क्वेश्चन में और लगा के देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि आप इस फिजिकल रिलेशन को चेक करिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को उठा लेंगे। अब देखिए इसमें आपको एस टी को यू के और मैंने कहा था डायमेंशनलेस कांस्टेंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाफ को नेग्लेक्ट कर दीजिए, टू को भी कर दीजिए और वन को भी कर दीजिए। मतलब आपको एस टी को यू के और ए टी के इक्वल दिखाना है, ए और टी इन दोनों के इक्वल दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ एस टी इक्वल टू यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए जानिए एस टी क्या चीज है। ऊपर तो आपका एस डिस्प्लेसमेंट था, पर ये एस टी एक टर्म होती है। मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप कार चला रहे हो। ठीक है, आप कार चला रहे हो, अपनी ड्रीम कार चला रहे हो और मानो 4 सेकंड आप बस वो गाड़ी चला पाए सपने में, है ना। आप 4 सेकंड गाड़ी चला पाए, मजाक कर रहा हूँ। आपको भाई इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये सच हो सके। ठीक है, अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, 4 सेकंड के लिए चलाई, 0 1 2 3 4, 4 सेकंड के लिए आपने कोई गाड़ी चलाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि थर्ड सेकंड में आपकी डिस्टेंस कितनी रही। ठीक है, तो वो हमारी एस टी के बराबर हो जाएगी। मतलब एस टी को आप डायरेक्टली डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इतने टाइम में, इतने टी सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वो आपकी हो जाती है एस टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपकी डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल अपॉन में टाइम, तो एस टी का डायमेंशन हो गया हमारा एल टी माइनस वन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एस टी बोले तो एल टी माइनस वन। यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन। ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू और एक और टी लग जाएगा। ठीक है, ये इसका टी। अब देखिए इसके टी से एक टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसे अपॉन में ले जाएंगे तो टी माइनस वन, तो टी माइनस वन से एक टी माइनस वन कट जाएगा तो टी माइनस वन बचेगा। तो आपस में ये फॉर्मूले तो इक्वल हो गए, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो इसका मतलब ये फिजिकल रिलेशन कैसा है आपका, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, हेंस द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, फिफ्थ एप्लीकेशन आपसे क्या बोलती है, देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। फिफ्थ रिलेशन आपकी कहती है कि हम इस एप्लीकेशन को एक रिसर्च टूल के तौर पे यूज करते हैं, जिसमें कि हम न्यू रिलेशंस को डिराइव करते हैं। ठीक है, न्यू रिलेशन बोले तो एक टाइप से आप नए फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। रिलेशन जहां भी आ जाए आप फॉर्मूला से मतलब समझिए। ठीक है, मतलब आप इसकी मदद से नए नए फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए
एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, मतलब इसने दे रखा है कि टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव लेंथ जो कि आपकी गिवन है एल, और टाइम पीरियड गिवन है आपका कैपिटल टी, ठीक है, एल पे डिपेंड कर रहा है। और मतलब कि एक मिनट, हाँ, फिर से बताता हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब टी आपका डिपेंड कर रहा है एक तो इफेक्टिव लेंथ पे और एक आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, साफ साफ गिवन है, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप याद रखिएगा तो आप आसानी से फिर ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करता है, अब इनकी एक एक पावर चढ़ा लीजिए, मान लीजिए आप इसके बाद आपकी इसकी पावर ए और इसकी पावर बी, ठीक है। अगर आपके पास कोई तीसरी टर्म होती एक्स तो उसकी पावर आप सी चढ़ाते, एक्स से ज्यादा नहीं ले सकते, वो हम इसके लिमिटेशंस में पढ़ने वाले, क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर ए और जी की पावर बी, क्योंकि ये इन पे डिपेंड कर रहा है दोनों पे, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के कांस्टेंट आ जाएगा, एल की पावर ए और जी की पावर बी। अब देखिए अब आप इनके सिंपली डायमेंशन पुट करना चालू कर दीजिए। पहले एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, डायमेंशन पुट करना चालू कर दीजिए। कैसे? टाइम पीरियड का डायमेंशन एक तरह से टाइम है, टाइम का टी होता है, ठीक, इक्वल टू के। एल क्या है आपकी इफेक्टिव लेंथ, एक टाइप से है तो लेंथ ही, चाहे वो फलाना लेंथ है पर है तो लेंथ ही, तो लेंथ का एल और उसकी पावर में ए। जी क्या है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो कोई मतलब कोई भी फलानी हो पर है तो एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन का हम क्या लिखते हैं एल टी माइनस टू की पावर बी, ठीक है। अब आप इस टी को एम जीरो एल जीरो टी वन भी लिख सकते हो, ये हम पीछे सीख के आ चुके हैं। के एल की पावर ए और एक एल की पावर यहाँ पे वन है, मतलब एल की पावर ए, अभी मैं बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं बता सकता। देखो एल की पावर ये बी मल्टीप्लाई होके बी हो जाएगा और ये टी की पावर माइनस टू बी हो जाएगा, समझे। अब देखिए एम जीरो एल जीरो टी वन, ठीक, इक्वल टू के। अब एल की पावर क्या हो जाएगी हमारी, एल की पावर ए और प्लस बी, ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब बाकी टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस का टू बी, ठीक। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, कैसे कंपेयर करेंगे आप, यहाँ पे m की पावर जीरो है और यहाँ पे भी m की पावर जीरो है, ठीक है, हम इसे m जीरो भी लिख सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसका मतलब। इधर l की पावर a प्लस भी है, इधर l की पावर जीरो है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। मतलब ऑन कंपेयर हमने जब कंपेयर करा तो हमें क्या पता चला कि a प्लस भी हमारा जीरो के बराबर है, और t को कंपेयर करेंगे तो वन माइनस टू बी के बराबर हो जाएगा, मतलब वन इक्वल टू माइनस टू बी, ठीक है। अब इसे हमने कंपेयर भी कर लिया, अब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से b की वैल्यू आप साफ पता चल रही है माइनस वन बाई टू आ जाएगी, तो b इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, ठीक है। और a आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अगर यहाँ पे b की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो इक्वल टू में जाके प्लस वन बाई टू हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये मान लो आपने सेकंड इक्वेशन मानी थी, इक्वेशन फर्स्ट मानी थी मान लो, है ना। अब पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, टी इक्वल टू के एल की पावर में ए है ना, ए की जगह आपका वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। जी की पावर में बी, जी की पावर में बी, जी की पावर में बी बोले तो वन बाई टू माइनस का वन बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, और आप यहाँ पे सिंपली ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए के एल की पावर वन बाई टू, अगर आपको इसकी पावर प्लस में करनी है माइनस से तो अपॉन में ले जाएगी जी इसकी पावर वन बाई टू। अब देखिए किसी की भी पावर वन बाई टू होती है तो हम उसे रूट में लिखते हैं, ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए के यहाँ पे एल की पावर वन बाई टू है तो हम इसे रूट एल लिखेंगे, अपॉन में जी की पावर वन बाई टू है तो रूट जी लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका के रूट एल बाई जी, ठीक। अब देखिए अगर मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन होता कि कांस्टेंट
के आपका बराबर है 2 पाई के। ठीक, अगर आपको ये चीज गिवन होती तो आप यहाँ पे t इक्वल टू के की जगह आप 2 पाई पुट करते और अंडर रूट में L बाय जी लिखते। ठीक है, अब आप चाहें इसे बुक में चेक कर लीजिए, चाहे आप इसे गूगल करके देख लीजिए, फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का यही होता है। ठीक है, पर आप इसमें इसके कांस्टेंट के बारे में नहीं जानते थे। कांस्टेंट आपका के ही आता अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता तो वो चीज भी हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लिमिटेशंस। ठीक है, डायरेक्ट मूव करते हैं लिमिटेशंस की तरफ। 1 मिनट, पूरा कैमरा फ्रेम में आया या नहीं, हाँ देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपनी पहली लिमिटेशन के बारे में, जो कि हमें ये बताती है कि डायमेंशनल एनालिसिस आपको किसी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। कैसे? अब देखिए, आपने यहाँ पे पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि t हमारा बराबर होता है k रूट एल बाई जी के। ठीक है, मतलब आपने पूरा फॉर्मूला तो बना दिया था, पर आपको दिक्कत क्या हो रही थी? k की वैल्यू निकालने में। ठीक है, k की वैल्यू आपको पता करने में कि कांस्टेंट आपका क्या होगा वो पता करने में आपको दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि आपका k 2 पाई के बराबर होगा। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस एक तरह से किसी भी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। अगर इससे समझ में आया हो तो एक और कॉन्सेप्ट देखिए। हाँ, मतलब कि देखिए, अगर हमने क्या लिखा था हमारी पहली एप्लीकेशन में, कि मान लीजिए तीसरी एप्लीकेशन में देखा था, चौथी में, कि आपका हमने फॉर्मूला पढ़ा था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो हाफ यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है ना। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको करेक्ट दिखाएगा। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे हमने चेक करा था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा L इक्वल टू एल आ गया था। अब देखिएगा कैसे एकदम सब घूम जाएगा। कैसे? अगर मैं लिखना चाहूँ S इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब पहले आपका डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्या था? प्लस हाफ, अब क्या हो गया? माइनस हाफ। अगर अब भी आप इस फॉर्मूले को चेक करने जाओगे तो डायमेंशन एनालिसिस आपको ये फॉर्मूला करेक्ट बता कर देगा, क्योंकि एस है, अभी भी यूटी है आपका, और ए टी स्क्वायर, हाफ को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो मतलब अब भी आपको ये फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस आपको करेक्ट फॉर्मूला बता के देगा ये, बल्कि आपको तो पता है फॉर्मूला गलत है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ, जो कि हमें बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी आपके डिपेंड नहीं करती 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे। मतलब कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने जाएं, है ना, किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से, तो आप देखेंगे कि वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब फेल हो जाती है, फिर वो, ठीक है, फेल हो जाती है। कैसे? अभी आपको हल्का समझ आया होगा, अब इसको देख के आप एकदम डीपली समझ जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टाइम पीरियड हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, एल और जी पे। अगर मैं कहूं अगर ये 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती तो आप इसका फॉर्मूला यहां तक नहीं बना पाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तब भी नहीं बना पाते आप। ठीक है, ये चीज समझिएगा, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, वो लिमिटेशन है। ठीक है, अब इसकी तीसरी लिमिटेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐड हो रही है ना, when it fails when a physical quantity sum or difference of 2 more quantities। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रहा था? सम हो रहा था, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, पर ये यहाँ पे फेल हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप प्लस लगाओगे तो भी आपको वही दिखाएगा कि फॉर्मूला करेक्ट है, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो भी आपको फॉर्मूला करेक्ट दिखाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब अगर किसी 2 फिजिकल क्वांटिटीज या फिर 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का सम या फिर डिफरेंस हो रहा है तो वहां पे ये फेल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारी 4th एप्लीकेशन लिमिटेशन के बारे में, कि ये कहाँ फेल होती है। ये जो है फॉर्मूला नहीं बना पाती आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन
के डिपेंडेंसी पे। कैसे? अगर किसी फॉर्मूले में आपका s इक्वल टू 10u प्लस 80 ऐसा कुछ आ रहा है आपका, ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूलेज ही बना नहीं पाएगी। मान लो अगर कल करा को ये फॉर्मूला अगर एग्जिस्ट करता होता और हमें निकालना होता कि शो दैट दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट्स और ये s डिपेंड करता है आपका u पर और 80 पर, ये बोल दे आपसे, तो आप इस फॉर्मूले को बना ही नहीं पाओगे क्योंकि उसकी टर्म में 10 आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। मतलब ये कहाँ फेल हो जाती है? कभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर कोई रिलेशन बनता है मिलकर के, तो उस रिलेशन को डिराइव करने में ये फेल हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, मतलब 5वीं हमारी लिमिटेशन, कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। कैसे? मान लो मैं आपसे कहूं कि फोर्स बताओ आपकी स्केलर है या फिर वेक्टर है, डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से बताओ, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का LT-2, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? MLT-2, ठीक है। अब इसे देखकर बताओ कि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। हंसी तो आ रही होगी। अब बताओ कौन बता सकता है कि ये स्केलर या वेक्टर है? नहीं बता सकते ना, असलियत में वैसे वेक्टर होती है, पर आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला को देख के बता ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन एनालिसिस फेल हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो वही चीज आज इस वाली वीडियो में हमने पढ़ी। अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।